सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मुल्क की दो बड़ी पार्टियाँ, अपोजिशन की दो बड़ी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी कमर कस के हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई हैं और ईद के बाद एहतजाज का इंदिया तो दे दिया गया है, लेकिन नून लीग ने कहीं ना कहीं अपना कुछ बयानिया तब्दील किया है। कल हमारे शो में भी राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि हम ये तजवीज़ ज़रूर देंगे कि हुकूमत अगर नाकाम है मईशत संभालने में तो फिर उस हुकूमत को हुकूमत करने का कोई हक़ नहीं है। आज ऐसी ही बात कुछ हुई, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, क्योंकि आज मुलाकात का दिन था कोट लखपत जेल में। उसकी अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि नवाज शरीफ ने पंजाब में जो पार्टी है उसको निचली सतह पर फाल करने की हिदायत भी कर दी है और ये जो टास्क है वो राना सनाउल्लाह साहब को सौंप दिया गया है। नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जल्द से जल्द पंजाब में पार्टी की तंजीम साजी के अमल को यकीनी बनाना है। उन्होंने भी ये भी कहा कि पार्टी से जो मुखलिस हैं लोग उनको आला ओहदे दिए जाएंगे। उनको बताया गया कि कुछ पुराने लोग हैं जो आपके पास वापस आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा लोटों की हमारे पास कोई जगह नहीं, क्योंकि इन्हीं लोटों ने हमारे जो पार्टी है उसको ख़राब भी किया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि ओहदा देते वक्त किसी की सिफारिश ना माने, मेरे भी ना माने, किसी की ना माने। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी कर दी हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म रहा 3 बार, लेकिन एक देरे की मुझ पर करप्शन साबित नहीं हुई। एक शख्स ने मुझसे आकर कहा कि जो पार्टी छोड़ गए हैं उन्हें वापस बुला लें। अब होगा क्या? नून लीग क्या सोच के बैठी हुई है? क्या एहतजाज होगा या फिर हुकूमत को गिराने की लिए कोई हिकमत अमली अपनाएगी? इस तमाम सूरत पर हम बात करेंगे, लेकिन आपको पहले दिखा देते हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने और राना सनाउल्लाह ने क्या कहा। आइए देखते हैं। ये तो मानो ना कि ये तुम्हारी पॉलिसियों की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये मुल्क जिस सूरत हाल से दो चार हो रहा है, ये इस नाअहल टोले की गलत इकॉनमी की पॉलिसीज़ हैं। इन्होंने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है, इन्होंने स्टेट बैंक के ऊपर IMF बैठा दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि नालायक आज़म और पाकिस्तान जो है ये इकट्ठे नहीं चल सकते। अवाम की मुश्किलात दूर करने के लिए हम अपने इख्तलाफात एक साइड पर रख के एक मुश्तरका अपोजिशन का लाएमल इंशाल्लाह तैयार करेंगे। अंदर लाएमल होगा मुश्तरका अपोजिशन का, उसमें अगर हुकूमत को गिराने वाली बात हुई तो वो भी होगी। एहतजाज हुआ, जो भी तरीका हुआ, मकसद हसूल इक़्तिदार नहीं है, मकसद मुल्क के मसाइल का हल है और अवाम की तकलीफ को ख़त्म करना। मकसद हुसूल इक़्तिदार नहीं है, मकसद मसाइल का हल है, मकसद आवाम को मुश्किलात से निकालना है। लेकिन अगर इसकी हुकूमत गिरानी पड़ी तो उस पर भी गौर करेंगे। ये वही खान अब्बासी साहब हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का और आगे APC का हरगिज़ हुकूमत को गिराना नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ मसाइल का हल निकालना है। इस गिरती हुई मईशत को जिसको हुकूमत नहीं संभाल पा रही, अपोजिशन को संभालना है और आवाम को इन मसाइल से निकालना है। लेकिन क्या बात है, क्यों नून लीग की जो ज़ुबान है वो तब्दील हो रही है? और क्या अब ये जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है या फिर जो हिकमत अमली है वो भी तब्दील होती नज़र आ रही है? इस इशू पर हम बात करेंगे। शौकत बसर साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया बसर साहब आपका भी। PJ मीर साहब आगे जाके हमें ज्वाइन कर लेंगे और मोहम्मद ज़ुबैर साहब नून लीग से हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन बसर साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। अब नून लीग का लग रहा है कुछ हिकमत अमली तब्दील हो गई है। बसरा साहब, अब बात सिर्फ एहतजाज की हद तक नहीं रहेगी, इस बात पर भी गौर किया जाएगा कि हुकूमत को गिराया जाए ताकि ये जो मुल्की मईशत जिसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसको अब नून लीग कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। देखें सुमैया, नून लीग समेत अपोजिशन के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ये जो शाहिद खान अब्बासी साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं, उनको पता है कि उनके भी दिन गिने जा चुके हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इनका जो शरीफ माफिया है, आप देख लीजिए कि एक जेल में पड़ा है, मियाँ शहबाज शरीफ मुल्क से फ़रार हैं, हुसैन नवाज़ हसन नवाज़ इश्तिहारी हैं, इसहाक डार इश्तिहारी हैं,
अली इमरान जो दामाद है शहबाज शरीफ का वो इश्तहारी है, तो पूरे का पूरा जो इनका लीडरों का टब्बर है वो तो ऑलरेडी इस वक्त आपको पता है किन हालात में है। तो ये इनको ख्वाब देखने पे, ख्वाहिशों पे ना पाबंदी है ना टैक्स है। आने वाले दिन आप देख रहे हैं कि टीटियों वालों के, कुल्फे वालों के, गोले वालों के लिए बहुत सख्त दिन आ रहे हैं। जूँ जूँ कोट लखपत जेल और चकलाला जेल जो है पिंडी की, उसमें फासला कम हो रहा है अपोजिशन का, उतना ही आप देख लीजिए घबराहट, शोर शराबा आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो भाई आप कीजिए, आपको किसने मना किया है आप जलसे करें, जुलूस करें, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, हमें पता है ये कितने पानी में है। ये बिल्कुल वही काम है जो आपको याद होगा कि खलाई मखलूक, 5 जज, लॉन्ग मार्च शुरू हो गया, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो सुमैया किधर गया वो? लेकिन 6 महीने नजरिया डूब गया, रिलीफ मिल डील गया, की कोशिश हो रही थी अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील उन्होंने दायर की हुई है, अगर रिलीफ मिल गया तो जब भी हालात होंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, ये दो मेन पार्टियां हैं। पहली बात, ये दोनों आपस में मुखलिस नहीं हैं। ये दोनों डील चाहती हैं और ढील चाहती हैं। अच्छा। दोनों चाहती हैं कि इमरान, और ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, पैसे ले लें, रसीदें नहीं देंगे। आप मेरी बात समझ रही हैं कि पैसे ले लें, लूटा हुआ माल वापस देने को तैयार है, लेकिन रसीदें नहीं दिखाएंगे, रसीद ना लें हमसे, इसको ऑफिशियली डिक्लेयर ना करवाएं। प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पे है, और जिसके लिए मैं आपको अब नाम भी बताना शुरू कर देता हूं। अच्छा। दोनों पार्टियों की तरफ से एक बिजनेस टाइकॉन है मलिक रियाज साहब, आपको पता है वो बहुत बड़े टाइकॉन है, जिन्होंने कोशिश की, इंटरवीन किया, और वो कोशिश कर रहे हैं कि इनका किसी तरीके से को मुकमका हो जाए। लेकिन अब जो शख्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में है, जो पाकिस्तान का सरबराह है, उसका नाम इमरान खान है। वो कहते हैं हुकूमत जाती है तो जाए, एनआरओ नहीं होगा, डील नहीं होगी, इनको पैसा वापस करना पड़ेगा। अच्छा, पैसा वापस आता है, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ये कह चुके हैं ना, अगर पैसा वापस आएगा तो फिर तो रिलीफ मिलना चाहिए, तो फिर ये सूरत हाल तो बन सकती है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। सुमैया, ऑलरेडी कानून मौजूद है, जहां बाकी मुजरिमों ने प्ली बार्गेन की है, नैब के साथ ये भी कर लें। अच्छा। हमने कौन सा मना किया है? हमने इनका अचार डालना है, बल्कि ये वहां पर हमें इनको एसी देना पड़ रहा है कोट लखपत जेल में। बाकी और आपको खबर दूं मैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी और नून लीग ज्यादा तिल मिला रही है, जैसे मरियम बीबी जो हमारी बहन गई तो वहां पर वफात पे थी, वहां पर भी सियासत शुरू कर दी, यानी कि लाशों पे भी सियासत हो रही है। जो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ वाला कमरा है कोट लखपत जेल में, उसकी सफाई शुरू हो चुकी है। अच्छा। सफाई आखिरी मराहल में है। अच्छा। और वहां पे एक मेहमान जाने वाला है, उसका नाम हमजा शहबाज शरीफ है। मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ। लेकिन बात ये है, सॉरी टू से, जब आप लोग इस तरह के बयानात देते हैं ना आके, तो फिर आप लोग खुद मोहर सब कर देते हैं कि नैब के साथ आप लोग मिले हुए हैं, फिर आप अपोजिशन की बात को कैसे रिनाई करेंगे कि नैब कार्रवाइयां करे तो उसके पीछे आप लोग नहीं है। आपने अच्छा सवाल उठाया है, आपने बहुत इंटेलिजेंट, और मैं आपसे तवक्को करता था ये आप सवाल मुझे जरूर करेंगी। अच्छा, देखें बात यह है कि जब आप सबूत फराहम नहीं कर सकेंगे, जब आप शहादतें नहीं दे सकेंगे, जब आप एविडेंस नहीं दे सकेंगे, आपसे वो मांगते हैं कि भाई आओ हमें बताओ कि ये कहाँ से माल आया, कहाँ से आपने पैसे इकट्ठे किए। तो आपको पता है कि इनके बड़े भाई सलमान शहबाज ने किया, उसने कहा कि कल आ जाऊंगा, वो रात के अंधेरे में पतली गली से बाहर निकल गए। हमजा शहबाज के पास भी अभी तक उनके पास कोई सबूत, बिल्कुल सही, डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, तो जाहिर है फिर जेल मुकद्दर इनका है ही है। चलें ठीक है, फिर भी मैं कहूँगी आपको बसरा साहब कि थोड़ा सा मोहतात आप लोग हो जाएं बयानात में, जो कार्रवाइयाँ करनी है वो इदारों को करने दें, इदारों को अपना काम करने दें। नून लीग से शेख रुहेल असगर साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शेख साहब ये बताइएगा कि नून लीग पहले तो यही कहती रही जब तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी पीपल्स पार्टी के साथ और दीगर जमातों के साथ, कि हुकूमत गिराना मकसद नहीं है, मकसद महंगाई में फंसे हुए आवाम को रिलीफ दिलाना है। लेकिन आज कुछ ज़ुबान बदली से नज़र आ रही है। खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि हम इस तजवीज़ पर गौर करेंगे। कल मेरे ही शो में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम ये तजवीज़ ज़रूर देंगे कि अगर हुकूमत गिरानी पड़ती है तो गिराएंगे। क्या हिकमत अमली क्या है नून लीग की? मैं खत्मी राय तो कोई नहीं दे सकता, इसलिए कि पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो पॉलिसी बनाते हैं। हम लोग तो सिर्फ ये है कि मैं आपको अपने व्यूज़ बता सकता हूँ जी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ऑपोजिशन जब देखती है कि बहुत सारे मामला गलत समझ जा रहे हैं, इस वक्त मैं नहीं कहता
आप चले जाइए, बाजारों में चले जाइए, गलियों में चले जाइए, आप किसी सरमाएदार के पास चले जाइए, कारखानेदार के पास चले जाइए, हर किसी के हाल और हालात जो दुरुस्त नहीं है। और इस सूरत हाल को सामने जब आप रखेंगे तो अगर अपोजिशन उस पर बात नहीं करेगी तो मेरा लगे मुसलमाना फेल है। और अपोजिशन को इसमें आपने इनपुट तो डालनी पड़ी है। अब उसमें हुकूमत गिराना मकसद शायद नहीं है, हुकूमत की सिम दुरुस्त करना मकसद है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ छोटी सी आपको याद करवा देता हूँ। आसिफ अली जरदारी साहब जो साबिक सदर भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उन्होंने अपनी तकरीर में बहुत शुरू में उन्होंने अपनी तकरीर में अपनी हमायत का भी ऐलान किया था और अपने पेशकश की थी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मिलकर क्राइसिस का सामना करने को तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने फिर अपोजिशन लीडर ने शहबाज शरीफ साहब ने भी इसी किस्म के बयान दिए थे। लेकिन अल्लाह अमान जो मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे कहना भी नहीं चाहिए और मुझे इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करने से पहले बहुत दफ़ा सोचना पड़ता है कि मैं क्यों ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूँ, अल्फाज का ज़िया करूँ। उसमें बहुत सारे लोगों ने हुकूमत के लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, उस पर तंज किया, अजीब वगरीब उसमें अल्फाज कहे। तो फिर आप क्या समझते हैं उसके सुनने के बाद या उन अल्फाज को सुनने के बाद या उस किस्म के हालात को सुनने के बाद तो कोई भी होता, वो ये जरूरी आसिफ जरदारी हो या शहबाज शरीफ साहब हो, कोई भी हो, उनका मकसद ही यही बनता था कि वो फिर बैकफुट पे चले जाते और ऐसा ही हुआ और देखते रहे। अच्छा, अब मुझे ये समझ नहीं आई, जो मैं समझ पाया हूँ, एक अफ्तारी थी जिसमें मुख्तलिफ लोगों को बुलाया गया। तो वो जितने ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठते थे उनको बुलाया। हालांकि ये काम तो हुकूमत का था कि अफ्तारी का बंदोबस्त करते और उस अफ्तारी में क्रॉस द बोर्ड सबको, मुख्तलिफ सियासी जमातों को, चाहे भले वो अपोजिशन की होती, चाहे वो हुकूमत की होती, चाहे वो अलाइज की होती, बुलाते, अपना ज़र्फ दिखाते। अब जो ना आता तो वो उसका अपना ज़र्फ होता, लेकिन वो ऐसा नहीं किया। ऑपोजिशन ने पहल की, ऑपोजिशन ने अपनी पूरी ऑपोजिशन सियासी जमातों की एक तारीख का इंतज़ाम किया, उसमें सब बुलाया। और मेरे ख्याल में वहाँ पे मैं जो समझता हूँ अलानिया जो जारी किया गया या जो कंबाइन जो थी स्टेटमेंट, उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा, हाँ ये जरूरी है, अब जब ऑपोजिशन इकट्ठी होगी तो वो लामहला सुई गैस के बिलों की बात करेगी। लेकिन शेख साहब यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है, जरा आप मेरा सवाल ले लें। जो 9 माह पहले ऑपोजिशन नहीं कर पाई, अब ऑपोजिशन इतनी तगड़ी कैसे हो गई है कि हुकूमत की सिम को दुरुस्त कर लेगी? अगर गिराएगी भी नहीं तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। मैं आपको गुजारिश करता हूँ, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा, आपने एक अपने आप को पेश किया कि आइए मिल के बैठ के इसको दुरुस्त कर लेते हैं, सिमत को दुरुस्त कर ले, मामला को दुरुस्त करते हैं। आप नहीं खबरदार, आप पीछे हट जाइए, आपसे तो हम सलाम भी नहीं लेंगे, आप तो बहुत खराब लोग हैं, तो ठीक है, ऑल ओके, ना करें। और जब एक चीज बिल्कुल अपनी हद से इतनी तजावज कर गई कि अब लोग बेचारे बिलबुला उठे, तो फिर ऑपोजिशन उस सूरत में क्या करे? ना बोले, बाहर निकल के एहतजाज ना करे, भाई खुदा के लिए। नहीं, सवाल तो मेरा आपसे ये नहीं है, मेरा सवाल तो आपसे ये कि आपको लग रहा है इस एहतजाज से ऑपोजिशन की सिम दुरुस्त हो जाएगी? जिस चीज के लिए, जिस मकसद के लिए आप लोग एहतजाज करें, सर सवाल सुन लें, हो सकती है मकसद पूरा हो जाएगा, हो सकती है। अच्छा। अब जाके जैसे आप है, आप अपनी स्किल को इस्तेमाल कीजिए, आप अपने लोगों को इस्तेमाल कीजिए। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि आपके इतने बड़े ग्रुप में कोई ऐसे अकल और शऊर रखने वाले लोग नहीं है जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चुन के जब ऐसे लोगों को लगाएंगे जो कंट्रोवर्शियल हैं, जिनके मतलब आप खुद कहते रहे हैं कि ये नालायक तरीन लोग हैं, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में इन लोगों का हाथ है, जब आपकी चॉइस ये होगी, जब आप उन लोगों को, जिन लोगों के लिए आपके ख्यालात ये थे, जब ये लगाएंगे तो आप उनको डिफेंड कैसे करेंगे? डिफेंड कैसे करेंगे? बिल्कुल सही। आप नहीं आप वो तो ये हरदर्मी की तो आपके पास इलाज नहीं है। हरदर्मी में तो आप कहते चले जाइए, आप उनको डिफेंड भी करेंगे, आप कहेंगे नहीं वो उस वक्त स्लिप ऑफ टंग था, उस वक्त मामला हमारे चूंकि हम ऑपोजिशन में थे इसलिए वो हमारा हक। चले ये जो बयानबाजी होती है तो हर जगह होती है, तो खुद आप लोग कहते हैं। मेरे ख्याल में ये चीजें जो है ना ज्यादा आपको मुश्किल में डाल रही हैं। जो लोग
जो लोग बेकार थे, जो लोग इस काबिल नहीं थे, जो स्किल नहीं थे, आपने उनको चुन चुन के आपने उन लोगों को लगा दिया। ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं एक डिपार्टमेंट का हेड आपने एक ऐसे शख्स को लगा दिया जो उसी डिपार्टमेंट का डिफॉल्टर है, तो अब इसमें फिर बातें तो होंगी। अब मैं नहीं करूंगा, फिर और आगे करेगा। मैं अगर नरम अल्फाज में करूंगा कुछ सख्त चलें शेख साहब, बिल्कुल सही शेख रुवेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। हमें पीजे मीर साहब भी ज्वाइन। पीजे मीर साहब, आपको क्या लग रहा है, अपोजिशन जो बातें कर रही है, जिस हिकमत अमली को तैयार कर रही है, खुद नून लीग का बयानिया और जो हिकमत अमली कुछ तब्दील होती हुई नज़र आ रही, कहीं कहीं ये बात भी आ रही है कि इस बात पर गौर किया जाएगा कि हुकूमत को गिराना पड़ा तो गिरा देंगे, लेकिन इस गिरती हुई मईशत को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम तो आवाम के लिए खड़े हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, उस मकसद में कामयाब हो जाएगी अपोजिशन? सुमैया, ये जो दो आज आपके पास पैनलिस्ट हैं ना, बसरा साहब और शेख रुवेल असगर, ये दोनों मैं समझता हूँ वो पॉलिटिशियंस हैं कि जो अपनी दिल की बात करते हैं लीडरशिप के आगे। मैंने बसरा साहब को पीपल्स पार्टी में देखा, यहाँ भी देख रहा हूँ, शेख रुवेल असगर को PMLN में भी देखा, ये खुल के बात करते हैं। अब ये जो आपका सवाल है, इस तरह के अगर हमारे असेंबलियों में लोग आ जाएंगे ना, तो हमारी आज डिबेट ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमारी असेंबलियों में अनफॉर्चुनेटली जो आपका सवाल है, ये भरे हुई है चमचों के साथ, ये भरे हुए हैं एब्सोल्युटली उन लोगों के साथ जिनके अपने दिमाग नहीं है। ये कहते हैं हिज मास्टर्स वॉइस इज द बेस्ट वॉइस। नहीं, देखो, मास्टर वॉइस को आपने गाइड करना है एज अ मेंबर ऑफ योर टीम। यस में यस नहीं मिलाना है, ये यस मैन है। और यही वजह है कि एक ने कहा हाँ जी एहतजाज करेंगे, और हाँ जी एहतजाज करो। और भाई किस लिए एहतजाज करो, मुझे बताओ ना। एहतजाज का अगर करना है तो आप एक डिबेट हाउस ऑफ पार्लियामेंट में करो, सेनेट में करो, वहाँ आपने करनी नहीं है, रोडों पे लाना है। क्यों? ये एक डिफीटिस्ट एटीट्यूड है। ये आप लोगों को बताना चाहते हैं जल्दी से कि ये भाई हुकूमत आई है, ये डिलीवर नहीं कर रही है। यही मैं पीपल्स पार्टी को भी कहूँगा, यही मैं PMLN को भी कहूँगा, ये PTI को भी। लेकिन पीजे मीर साहब, अगर जो भी आज ये सब कुछ कर रही है, इनको जल्दी निकालने की। चलें, तनकीद तो कर रहे हैं ना, तनकीद तो कर रहे हैं कि 10 माह में एहतसाब करो। बिल्कुल सही, 10 माह में ही कह रही है अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी कि अब वक्त आ गया हुकूमत को घर भेज दें, क्योंकि हुकूमत नहीं संभाल पा रही कुछ भी, ये नालायक हुकूमत है। ये है अपोजिशन का जो स्टांस है। अगर हम ये कहते हैं कि ये बहुत कम अरसा है, तो PTI ने क्या किया था? PTI ने भी तो यही किया था। कुछ ही अरसे बाद PTI ने 123 दिन का धरना दे दिया था हुकूमत के खिलाफ। देखें, ये जो दो गवर्नमेंट्स आई हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, रॉन्ग और राइट, ये टेंट हुए हुए हैं, ये पेंट हुए हुए हैं। इनकी लीडरशिप अंडर ट्रायल है ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर। ये जो आई थी, इसने कहा था कि हम एक तब्दीली लेके आएंगे। अब तब्दीली बिल्कुल ओके लेके आए हैं, लेकिन 8 महीने में अगर कोई भी आता है, वो पुरानी हुकूमत के हैंड ओवर टेक ओवर के अंदर ही वो जो उनके मामलात होते हैं, वो समझने में 4-5 महीने लग जाते हैं। तो आप इनका एहतसाब अगर करते हो तो 3-4 महीने का अगर करोगे तो इनकी डिलीवरी तो 4 महीने में नहीं आएगी। मैंडेट इनका 9 महीने का नहीं है, मैंडेट इनका 5 साल का है। सो यू हैव टू गिव देम द 5 years एंड देन उसके बाद आप इनको रीअसेस करो, रीएलेक्ट करो या बाहर निकाल के फेंक दो। लेकिन ये जो प्रीमेच्योर हम एक किस्म की एक जजमेंट कर लेते हैं और इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स मांगते हैं, ये इंस्टेंटेनियस रिजल्ट्स मुल्क 8-9 महीने में नहीं चलते। नहीं हो मुल्क चलते हैं जो आपका एक मैंडेट दिया जाता है, उस मैंडेट से आप एक इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो, आप हरी में करते हो, आए निकालें। हम यही करते आ रहे हैं और यही करते रहेंगे। पॉइंट टेकन पीजे मीर साहब, पॉइंट टेकन। बसरा साहब, वाकई बिल्कुल सही कहा पीजे मीर साहब ने, यही होता है। हम किसी को मौका देने का सोचते भी नहीं है। जो अपोजिशन होती है हुकूमत को मौका नहीं देती। लेकिन यहाँ सूरत-ए-हाल बड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि मुल्क की मईशत नीचे जा रही है, आप लोगों से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और अपोजिशन को मौका मिल गया और अपोजिशन कह रही है अब आपको हम घर भेज देंगे। हुकूमत को कुछ खौफ महसूस हो रहा है इससे, या फिर हुकूमत मुतमईन है कि ये लोग कुछ कर नहीं सकेंगे? सुमैया, बात यह है कि ये तो जो घर भेजने वाले हैं, ये तो बेचारे खुद जेलों में जा रहे हैं, तो हमें घर क्या भेजेंगे? ज़ाहिर है हम शाम को घर ही आते हैं अपने। फिर मैं कह रहा हूँ कि इनमें चूँकि जो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर इनका दिवालिया निकल चुका है,
इनको मुझे बताएं ना, ये किस जोम से बात करते हैं, क्यों लोग इनके लिए निकलेंगे? इसलिए कि इनकी जायदादों को बचाएं, इनका लूटा हुआ माल बचाएं, चारों बर्रे आजम के अंदर जायदादें बनी हैं वो बचाएं। तो भाई क्यों निकले? उनको अपनी परेशानी है, अपने हालात ख़राब हैं। अच्छा, मुझे अभी शेख साहब चले गए, मेरे बड़े भाई हैं, भाई हम तो नाअहल हुए। आप जो अहलों का टोला था, 30 अरब का कर्जा, हमें तो 70 साल या अमरीत रही या नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, तहरीक इंसाफ तो कभी हुकूमत में नहीं आई। 70 साल में ये 30 अरब का कर्जा, इसमें पीटीआई का अमल दखल बता दें। भाई 9 महीने पहले आप कहते थे कि अच्छा 9 माह में आप लोगों ने कितना कर्जा लिया? ऑपोजिशन कह रही है एक मिनट कि 350 अरब का कर्जा आप लोग ले चुके हैं। मैं बताता हूँ, मैं अपना जवाब दे भी हूँ। हाँ। मैं अपना भी जवाब दे हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि 9 महीने पहले चले, 9 महीने पहले ये एक दूसरे को करप्ट, चोर, डाकू पता नहीं क्या कहते थे, और ये भी कहते थे कि हमारी जो मैशियत का बेड़ा गर्क हुआ है, पीपल्स पार्टी नून को ताने देती थी और नून पीपल्स पार्टी को देती थी। तो भाई 9 महीने में हम जिम्मेदार किस तरह हो गए? हाँ, बिल्कुल ये हम जिम्मेदारी लेंगे कि जो इस वक्त महंगाई का बोझ लोगों पर आया है उसकी वजह है। अगर हम ना जाते IMF के पास, ना उनसे कर्ज लेते, तो हालत ये थी, आपका मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा था, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बावजूद हमने 9 महीने उनसे डायलॉग नहीं किया, हम दोस्त ममालिक के पास गए, उनको लेकर आए, और इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब हम पे ही आता है। हम हुकूमत हैं, लेकिन जैसे PJ मीर साहब ने कहा, मुझे आप बता दें कि 9 महीने में फर्ज करें घर पे भी अगर बुरा वक्त आ जाए मेरे घर पे। अच्छा, मुझे एक सवाल मुझे आप बिल्कुल एक सवाल उठाने दें, फिर आप बिल्कुल आप मुझे बता दीजिएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। आप कह रहे हैं कि ठीक है हम 9 माह में क्या करते, ज़ाहिर 9 माह में तो चीज़ों को समझने में टाइम लगता है, लेकिन जब टीम में बार बार तब्दीलियां की जाएंगी उससे क्या लोग समझेंगे? अभी मईशत ख़राब है ना, अब मईशत संभालने के लिए आप लोगों ने मुआशी टीम में उखाड़ पिछाड़ तो कर दी। आज भी खबर आई, वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस ढागा को ओहदे से हटा दिया गया, अब उनकी जगह जो है वो नवीद कामरान आ गए हैं। इसी तरह से कल जो खबर आई थी उसमें भी हमने यही देखा था। अब नए आए हैं नईम ज़िम्मेदार, जो कि मुस्लिम लीग नून में भी हुकूमत में सरमायादारी बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। अब यूनुस हारून के बाद ये आ गए। तो बस साहब ये भी तो सवालात हैं ना, जब मुआशी टीम में बार बार तब्दीलियाँ होंगी, क्या यही तब्दीलियाँ मईशत को संभाल लेंगी? देखिए, इस वक्त यही बात को आप ज़रा सोचिए दूसरे एंगल से कि अगर हम तब्दीली लेकर आए, तब्दीली किसके लिए लेकर आ रहे हैं? इसलिए लेकर आ रहे हैं, हम समझते हैं कि माशी चैलेंजेस हमें मौजूद हैं, हमें माशी तौर पर वो बेस्ट लोग लेकर आने हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। देखें, ये जो टीम आई है, अब्दुल हफीज़ शेख साहब हों, चेयरमैन आपके गवर्नर स्टेट बैंक हों, अभी दूसरी टीम आप बता रही हैं जितने चेयरमैन FPR हैं या सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, ये वो बेस्ट लोग हैं जो हमारे पास स्लॉट में अवेलेबल हैं। हम उनको लेकर आए हैं और इसी होप पर लेकर आए हैं कि ये जो हमारे रुपये पे प्रेशर आया है, जो इस वक्त महंगाई बढ़ी है, हम किसी ना किसी तरीके से इसको कंट्रोल करें। और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ, कौम को इस बात का यकीन है अपने कप्तान पे, अपने प्राइम मिनिस्टर पर, कि वो जो इस वक्त हालात हैं, चूँकि उनको पता है इमरान खान ने ना दुबई में जायदादें बनानी हैं, ना लंदन में पैलेस बनाने हैं, उसका जीना मरना इस पाकिस्तान के साथ है। और कोशिश करेंगे इमरान खान के ये इस वक्त हालात चल रहे हैं, इंशाल्लाह इनमें विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन मैं फिर कहूँ, कोई ओवरनाइट तब्दीली आने वाली नहीं है। हम जो माशी टीम आपने कहा इसलिए लेकर आए हैं कि हमें डिलीवर करें, हमें लोगों को टैक्स नेट में लेकर आए। लोग जो चोरी चकारी कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, चले अल्लाह करे ऐसा हो। अभी तो टैक्स इतना जमा नहीं कर पाई। अच्छा ये बताएं, यूनुस ढागा की अब्दुल हफीज़ शेख साहब से कुछ थे, ऐसी भी खबरें मौसूल हो रही हैं, इसीलिए उनको हटाया गया है, क्या ये खबर दुरुस्त है? जी भैया, नहीं, बिल्कुल मैं इस खबर की तरदीद करता हूँ। अच्छा। गुजारिश ये है कि इसको आप क्यों प्रज्यूम कर लेते हैं कि फ़लाँ का फ़लाँ से इख्तलाफ है। देखें, ये वो की पोस्टिंग्स हैं जहाँ पर हमारे बेस्ट, अब वज़ीर फाइनेंस जो फाइनेंस सेक्रेटरी है जी, वो पाकिस्तान का फाइनेंस का सेक्रेटरी है। फाइनेंस पे उसने अपनी प्लानिंग देनी है। अगर अब्दुल हफीज़ शेख साहब या हमारी माशी टीम ये समझती है कि उनकी जगह जो नया बंदा लेकर आए हैं वो बेहतर डिलीवर करेगा, मुझे बताइए। असद उमर इमरान खान साहब के कितने टेस्टेड फ्रेंड हैं, कितने अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने कितना तहरीक इंसाफ के लिए भागदौड़ की है, लेकिन इसके बावजूद
अब आप कहेंगी कि इमरान खान और असद उमर में इख्तलाफात थे जिसलिए हमने चेंज कर दिया। नहीं, हमने इसलिए चेंज किया कि चले पॉइंट, लेकिन ये बेस्ट टीम है और ये बेस्ट टीम अब देख लेते हैं कि कितना बेस्ट कर देती है मईशत को। ब्रेक में ले लूं बस साहब, ब्रेक मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आकर पूछेंगे पीजे मीर साहब से कि यूनुस ढागा की जगह अब जो कामरान बलोच साहब को लाया गया है और हारून शरीफ की जगह जो अब लाया गया है नईम जिम्मेदार को, ये कितने काबिल लोग हैं जो वाकई इस मईशत को ठीक कर सकते हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। सवाल में छोड़ के गई थी पीजे मीर साहब आपके लिए, आपको लग रहा है कि अब जो उखाड़ पिछाड़ की जा रही है, दो नए नाम जो सामने आए हैं, ये कुछ मईशत को बेहतर करने में अपना किरदार अदा कर सकेंगे? देखें, जब आप बात करते हैं नईम ज़िम्मेदार की, सुमैया, नईम ये वो आदमी है कि जो फाउंडर मेंबर्स में था इसके मोबलिंक के लिए, फिर उसके बाद ये CEO रहे हैं, वतीन के साथ रहे हैं, अब मेरा इनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है। फिर उसके बाद ये चेयरमैन उन्होंने बना दिया था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो ड्यूरिंग हिज पीरियड एज चेयरमैन, जब ये एक्यूबेन के भी काम कर रहे थे, तो यहाँ इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 74-75 के करीब रिफॉर्म्स ये लेके आए। फिर ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज होगी तो ही रिज़ाइन फॉर पर्सनल रीजंस और व्हाटएवर। ये एक नॉन पॉलिटिकल आदमी है और मैं समझता हूँ कि आप इसको टाइम दें, ये डिलीवर कर सकता है। बड़ा ब्राइट आदमी है और आई होप, देखें, हम सब कहते हैं ब्राइट है, असद को भी कहते थे, सबको कहते थे, जब आप पे एक जिम्मेदारी आ जाती है कन्वर्टिंग फ्रॉम एन ओपिनियन, तो वो एक डिफरेंट सिनारियो होता है। तो हमने हर एक गुड फेथ में देखना है, हर एक को एक मौका देना है कि आए। और एक मैं क्रेडिट बिल्कुल इमरान को दूंगा कि अनलाइक अदर प्राइम मिनिस्टर्स के आपके वज़रा, उनकी एक्सपायरी डेट हो जाती है, वो सेल बाय डेट होते हैं और एक टांग कबर में होती है, लेकिन वजारत नहीं छोड़नी। और भाई आप उस आदमी को लेके आओ, तो अगर नहीं परफॉर्म कर रहा चेंज करो, रोटेशन में लेके आओ और अपनी टीम को आप, ये एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, दूसरों को भी इंसेंटिव मिलता है कि नहीं भाई अगर मैं नहीं करूँगा तो मैं चेंज हो सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस पार्टी और बाकी पार्टियों में फ़र्क इतना है कि बाकी पार्टीज लोगों को चेयरमैन, MDs और ये सब बना देते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं बनाएंगे तो अगले इलेक्शंस में इनके वोट नहीं आएंगे। इमरान को इसकी प्रॉब्लम कोई नहीं है, वो भाई आता आए नहीं आए ना आए, मैंने तो मुल्क के लिए काम करना है। तो इस एटीट्यूड्स में दोनों के अंदर मैं समझता हूँ एक वाज़ेह फ़र्क है। ये हमारा इलेक्टोरल सिस्टम, अब बताएंगे बसरा साहब, बड़ा ख़राब है। क्योंकि अगर आप 10 आदमी एक के लिए लेके आओगे, वो आपसे मांगेगा चीज़ें कि मुझे करो। और जैसे बसर साहब पहले कह रहे हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये अभी पार्टी के नहीं है लेकिन पाकिस्तानी हैं, आप इनसे काम लो। और जो डाई हार्ड्स हैं उनको आपने रखा हुआ है पार्टी में, बट इट डजंट मीन कि इफ यू नॉट क्वालिफाइड तो यू हैव टू बी गिवन अ पर्टिकुलर जॉब। तो ये मैं समझता हूँ एक माइंडसेट चेंजिंग की बात है। गिव इट अ टाइम, गिव इट अ रेस्ट एंड आई टेल यू वी विल मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। ज़रा आगे बढ़ जाएं, हमें भारतीय इंतखाबात की बात करनी है। तो हम देख रहे हैं कि जनता पार्टी है, लेकिन बीजेपी जो है एक बार फिर वाज़ेह बढ़तरी हासिल करती हुई इस भारतीय इंतखाबात में नज़र आ रही है। अब तक 543 में से 542 नशिस्तों पर जो इंतखाबात हुए हैं उनके रिजल्ट्स आ गए हैं, जिसमें बीजेपी सबसे ज़्यादा नशिस्तें ले चुकी है और अब तक 337 नशिस्तें हासिल करनी हैं जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक। और अब ये लग रहा है कि आ गए एक दफ़ा फिर नरेंद्र मोदी, और मोदी के आने से क्या सूरत हाल पैदा होगी। ज़रा आपको पहले दिखा दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनको मुबारकबाद का ट्वीट भी कर दिया है और उन्होंने नरेंद्र मोदी को कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी है। वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। साथ आपको ये भी बताते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातों ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है। और ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ट्वीट है। उन्होंने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को मैं विक्ट्री पर बीजेपी की और उनके इत्तेहादी जमातियों की जो विक्ट्री है, जो उनकी बढ़तरी है, उस पर मुबारकबाद उनको देता हूँ। अब देखना ये है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इस हवाले से आगे कैसे रहते हैं, क्योंकि जो मोदी का रवैया है वो पाकिस्तान के लिए कभी भी दोस्ताना नहीं रहा। और फिर जो कश्मीर का मामला है वहाँ पर जो इंडिया की तरफ से जुल्म सितम किया जा रहा है, क्या उसमें कुछ बेहतरी आएगी? इस तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद साबिक सफ़ीक हैं, साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं नजमुद्दीन शेख साहब।
नजमुद्दीन शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोदी एक बार फिर इक़्तिदार संभालने की पोजीशन में आ गए हैं और अभी तक जो रिजल्ट्स हैं वो लग रहा है कि बिल्कुल आके पोजीशन है और तन्हा हुकूमत बना लेगी बीजेपी। इसके बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात और कश्मीर की सूरत हाल, क्या कोई बेहतरी आएगी या मोदी के रवैये में कोई बेहतरी आएगी या फिर वही मामलात रहेंगे? देखिए, इसमें आपको ये देखना है कि इनकी जो अभी ट्रायम्फ है, जो विक्ट्री है, उसकी बुनियाद क्या है। अगर बालाकोट यानी पुलवामा और बालाकोट से पहले सवाल उठ रहे थे कि जो इक़्तिसादी पिक्चर है हिंदुस्तान में, उसमें मोदी ने अपने वादे पूरे किए हैं या नहीं, और उस पर उनकी नुक्तेचीनी हो रही थी कि ना ही उन्होंने बेरोज़गारी की कम की है, बेरोज़गारी बढ़ी है। जो नौकरियां उनको क्रिएट करनी थी वो क्रिएट नहीं हुई हैं। जो उन्होंने जीएसटी किया है उसमें बहुत सारे खामियां नज़र आ रही हैं। जो उन्होंने डीमोनेटाइजेशन की उसकी वजह से माशरे में बेहतरी आने के बजाय बदतरी आई। तो ये सब चीज़ें थीं जिन पे उन पर नुक्तेचीनी हो रही थी और लगता था कि जो इलेक्शन होगा वो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे होगा, लेकिन ये नहीं रहा पुलवामा और बालाकोट के बाद, क्योंकि उसके बाद उन्होंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया कि ये एक नेशनलिस्ट कॉज है, जिसमें जो मैं कह रहा था कि मैं मुसलमानों के साथ और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ करूँगा, वो ज़रा ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया। और इसकी वजह से यही सूरत हाल पैदा हुई है कि उनकी इलेक्शन विक्ट्री मेरे नज़र में 80% आप इसी के लिए कर सकते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया और हिंदुस्तानी अवाम ने ये कहा कि साहब ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव प्राइम मिनिस्टर है, इसकी 56 इंच की चेस्ट जो है वो उसने दिखाया है कि ये इसमें लेकिन बिल्कुल शेख साहब, यानी कि ये बात वाज़ेह हो गई ना घर जाके यही एग्रेसिव रवैया सलाहियत रखता है, मुसलमानों से नफरत की सोच पर ही वोट मिला है मोदी को। जब हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब ये कहते हैं कि अगर मोदी इलेक्शन जीत गए तो वो बेहतर होगा पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से, तो उसकी फिर क्या अहमियत रह जाती है? देखिए, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये बैकग्राउंड है और इस वजह से वो जीते हैं तो उनके लिए एक इंसेंटिव है कि वो इसी पे ज़रा फोकस रखे कि हिंदुत्व बढ़े। मोदी की हुकूमत में ये जो 5 साल थे उसमें हिंदुत्व पे उन्होंने फोकस रखा, अब उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अब राष्ट्रीय सेवक संगम जैसी जो गिरोह हैं, जो आरएसएस है, उसमें लोग हाई इनकम वाले तालीम याफ्ता लोग अब राष्ट्रीय सेवक संगम में आ रहे हैं, और जो मिडिल क्लास कोई 600 मिलियन के करीब का मिडिल क्लास है, उसकी जो सबसे अहम मेंबर्स हैं वो अब मेंबर्स बन रहे हैं राष्ट्रीय सेवक संगम के। तो आपको आगे चल के ये देखना है कि हिंदुत्व को कितनी अब अहमियत मिलती है। ये याद रखते हुए कि राहुल गांधी प्रियंका जब कैंपेनिंग कर रही थी तो उन्होंने भी सब मंदिरों में गए, गंगा जमुना पे जो रिचुअल्स थे वो सब पूरे किए। तो उन्होंने भी पहचाना कि अब नया वेव जो है हिंदुस्तान में वो हिंदुत्व का है। जब हिंदुत्व का होगा तो फिर अक़लियतों के लिए, ख़ासतौर पे मुसलमानों के लिए और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए उनका एक ख़ास रवैया रहेगा। उसके बरक्स ये भी है कि दुनिया भर का उन पे प्रेशर होगा कि देखिए ये 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं इस खित्ते में, इनमें इनकी किसी तरह से इनका टेम्परेचर जो अभी ऊंचा है उसको कम किया जाए। हमें वो ये फिक्र न रहे दोनों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, पॉइंट है कोई न्यूक्लियर एक्सचेंज की पॉसिबिलिटीज हो जाएं। बिल्कुल सही। तो उसकी वजह से ये प्रेशर रहेगा। बिल्कुल नजम साहब, मैं ज़रा एक ब्रेकिंग दे दूँ इसी हवाले से। आइए नाज़रीन, फिर आपकी जानिब आते हैं कि राहुल गांधी ने इंतखाबात में अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया है
और जाहिर है अब तक जो रिजल्ट सामने आए हैं वो यही आए हैं कि बीजेपी जो है उसने वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर ली है और वो तना हुकूमत बनाने में कामयाब भी हो गई है। राहुल गांधी जो सबसे बड़े हरीफ हैं बीजेपी के, अब उन्होंने अपने इंतखाबात में शिकस्त को तस्लीम कर लिया है और वो तस्लीम करते हुए उन्होंने ये कह दिया है कि ठीक है अब ये शिकस्त उनको हो गई है। पीजे मीर साहब, मुसलमानों से नफ़रत का जो एक नैरेटिव था, मुसलमानों से नफ़रत पर अगर मोदी को वोट मिला है और अगर मोदी इसीलिए कामयाब हुए हैं तो फिर हम ये तवक्को कैसे करें कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे? हम ये तवक्को कैसे करें कि कश्मीर में मामलात बेहतर हो जाएंगे? कि जब एक काम आप सोच समझ के और तसल्ली से नहीं करते तो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स यही आते हैं जो आपके सामने आज हिंदुस्तान के इलेक्शंस में है। इसलिए हमें आप किताब पढ़े इनकम्प्लीट पार्टीशन एलिस्टर लैम्ब की। ये वाकई इनकम्प्लीट पार्टीशन है कि इसकी वजह से आज मुसलमान मार खा रहा है, सिख मार खा रहा है, नागा मार खा रहा है, मिज़ू मार खा रहा है, तमिल मार खा रहा है और उसके साथ क्रिश्चियन जो माइनॉरिटी है वो मार खा रही है। क्यों? क्योंकि आपने जब पार्टीशन की थी आपने सही की नहीं है। और यही वजह है कि आज ये जो हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और शेख साहब ने जो बात की है, ये जो हिंदुत्व का एक बुखार उठा है आफ्टर औरंगज़ेब, जब अयोध्या का चक्कर हुआ, फिर ये बाबरी मस्जिद का हुआ, ये थोड़े से बबल्स थे। ये बबल्स अब फट रहे हैं इलेक्शंस के अंदर। बिल्कुल। और ये हिंदुत्व जो उठ रहा है अभी, ये आपने इसका एक ट्रेलर 2006 में देख लिया था जब ये चीफ मिनिस्टर रहे हैं एज गुजरात के नरेंद्र मोदी। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक एवोल्यूशन है जो कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में और हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत गहरा इसने एक इम्प्रेशन छोड़ रही है। अब हमने इसको काउंटर कैसे करना है? हाँ जी। जो आपका जो पॉइंट है जी। अब इसको हमने ठीक कैसे करना है? हिंदुस्तान जो मर्जी करे। इमरान ने अपना ऑलिव ब्रांच पहले भी दिया, आज भी दिया, हमने अपने पर्सपेक्टिव से देखना है। और बिल्कुल सही पॉइंट बड़े वाजे कर दूं कि पीस के अलावा देयर इज नो अल्टरनेटिव। बिल्कुल सही। आप भी इस बात को सेकंड करेंगे नजमुद्दीन शेख साहब कि इंडिया में तो बिल्कुल भी अक़लियतों को, सिखों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, लेकिन दोबारा से मोदी के आने के बाद हमारा रवैया यही रहना चाहिए पॉजिटिव, भले वहाँ से कोई पॉजिटिव रिप्लाई हो या ना हो। देखिए, हमें अमन की सख्त ज़रूरत है इस खित्ते में। हमें ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि हमें अपनी अंदरूनी सूरत हाल को सुधारने पे फोकस करना है। हमें इस पे फोकस करना है कि इस सारे खित्ते की माशी सूरत हाल सुधारने के लिए और हमारे CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को पूरी तरह से इस्तेमाल होने के लिए हमें ज़रूरत है कि खित्ते में बिल्कुल अमन हो। हमें इस खित्ते में अमन इस वजह से भी ज़रूरत है कि अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत बढ़े और अफ़गानिस्तान में मुफ़ाहमत बढ़ने में कोई रुकावट न पड़े, जो पाकिस्तान दुश्मन होंगे वो उस रुकावट डालने की कोशिश करेंगे। तो हमारी तरफ से हमें इस की ज़रूरत है कि यहाँ पे अमन हो और हम हिंदुस्तान जो भी करे हमारी तरफ से एफर्ट पॉजिटिव होनी चाहिए। जो कि शाह महमूद कुरैशी ने सुषमा स्वराज से को याद दिलाया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर आप एक कदम उठाएंगे तो हम 2 कदम उठाएंगे इस बातचीत के लिए। हमने ये भी कहा है कि अब बिल्कुल सही, पाकिस्तान हम के लिए कोशिशें करता रहेगा। कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया डायलॉग की रिजम्पशन के लिए। बिल्कुल सही। नजमुद्दीन शेख साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। पीजे मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान करता रहेगा चाहे भारत करे ना करे, हम फिर वही बात करेंगे कि आप उठाएं 1 कदम, हम 2 कदम उठाएंगे। अब देखते हैं कि मोदी के आने के बाद क्या मोदी की सोच में तब्दीली आती है या नहीं। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आप सबकी कल मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।